Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with 5th chapter of class 7th ICSE Chemistry, that is Language of Chemistry. So let's get started. केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? केमिकल इक्वेशन एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब मैंने अगर लिखना है कि अमोनिया को HCl में डालो तो वो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो इस पूरी रिएक्शन को एक सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं लिख दूँ, सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे मैंने NH3 + HCl करके लिख दिया, तो उस पूरी सिंबॉलिक फॉर्म की केमिकल रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगी? केमिकल इक्वेशन है वो। अगर मैं ऐसे पूरा लिखना स्टार्ट कर दूँ, उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। तो टाइम को सेव करने के लिए, उसको ईजी करने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए उन्होंने क्या किया, केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए भी सिंबल्स खोला कि हम सिंबल यूज़ करेंगे। तो अगर आप केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिख रहे हो तो वो क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। जो भी हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं वो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और जो भी इसका प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। नाउ वी आर हैविंग सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे हमें मिला है सिग्निफिकेंस इसका? जो सब्सटेंसेस टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन में उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अगर A और B प्लस करके मिक्स करके C बना रहे हैं तो A और B को मैं बोलूँगी कि ये रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स को फॉर्म करके कंबाइन करके जो भी न्यू प्रोडक्ट बना उसे मैं बोलूँगी कि वो प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें जो क्वांटिटी होती है रिएक्टेंट की और जो प्रोडक्ट की होती है बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। इसका मतलब मास इक्वल और इसके इक्वल होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल इक्वल होते हैं। जो मैं कॉम्पोजिशन लेती हूँ वो, फॉर एग्जांपल मैंने ये 2:1 में लिया तो इसकी कॉम्पोजिशन में एग्जैक्ट ही रखूँगी। ऐसे नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने पानी बनाना है, H2 + O2 गिव राइज टू H2O, ठीक है। अगर मैंने पानी बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो हमेशा मैं 1:8 ही रखूँगी। ऐसे नहीं कि आपने जो रिएक्टेंट की कॉम्पोजिशन को चेंज कर देना है। अगर चेंज कर दोगे तो केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन प्रॉपरली अच्छे से परफॉर्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन गिवन है, जिंक + सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। इसमें जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है ये रिएक्टेंट्स हैं और जो न्यू प्रोडक्ट बना जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, इसे हम बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट है। इसमें क्या गिवन है? 1 एटम ऑफ जो जिंक है वो कंबाइन कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से। वो कंबाइन करने पर उसने क्या प्रोड्यूस किया? उसने प्रोड्यूस किया 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक सल्फेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर इनके आगे कुछ ना हो ना, इनके आगे 1 होता है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट राइटिंग का केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं? तो इनको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक वर्ड इक्वेशन पहले देनी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वर्ड इक्वेशन दी थी कि मीथेन + ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड + वाटर। अगर मैंने इसे पूरा लिखा तो वो वर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। बाद में हमने क्या करना है, वर्ड इक्वेशन में जो भी हमें दिख रहा है, मीथेन दिख रहा है, इसका हमने केमिकल फार्मूला लिखना स्टार्ट कर देना। जैसे मीथेन का CH4 होता है, बाद में हमने प्लस का साइन यूज़ करना होता है। 2 रिएक्टेंट के बीच या 3 रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है उनके सेंटर में हमेशा प्लस का साइन डालोगे आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपकी फॉर्मेशन अभी कंप्लीट होगी, इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने। मिक्स करने के बाद जब आप प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट करोगे तब आप एरो का साइन डालोगे। एरो का रिप्रेजेंट करेगा कि इन दोनों को फॉर्म करने के बाद न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और जो ये पूरी रिजल्टिंग आ जाएगी, हमारे पास ये पूरा रिजल्ट आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे कि एक स्केलेटल इक्वेशन, एक पूरा मतलब एग्जैक्ट केमिकल इक्वेशन बन गया। लाइक हेयर आई एम हैविंग अनदर एग्जाम्पल। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को लिखना है, केमिकल इक्वेशन को लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्ड इक्वेशन लिखोगे। जैसे आयरन + सल्फर गिव राइज टू आयरन सल्फाइड। बाद में आप उसका क्या करोगे, आयरन के नीचे उसका सिंबल लिखोगे, सल्फर के नीचे उसका सिंबल लिखोगे, गिव राइज टू जो भी न्यू प्रोडक्ट बना उसका सिंबल लिखोगे, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, Fe एंड SR रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, FeS, दैट इज आयरन सल्फाइड। और अगर हमारे पास रिएक्टेंट कुछ ज़्यादा है, मतलब 1 या 1 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो उसके सेंटर में आप प्लस डालोगे। और अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में भी कुछ ज़्यादा बना, फॉर एग्जांपल H2 बना, O2 बना, कुछ न्यू प्रोडक्ट बना, तो उसके सेंटर में भी आप प्लस डालोगे। और डायरेक्शन को शो करने के लिए कि रिएक्टेंट फॉर्म होकर प्रोडक्ट बना, उस डायरेक्शन को शो करने के लिए एरो का आप यूज़ करोगे। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे Fe, ब्रैकेट में आप लिखोगे S का मतलब होता है सॉलिड। अगर मैं ऐसे लिखूँ लिक्विड, ऐसे L, या आप ऐसे लिख सकते हो AQ मतलब एक्वस। कोई भी रिएक्शन को लिखने के लिए आप ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया करो S एंड S। दिस मीन्स कि आयरन आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है, सल्फर आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है, और जो न्यू प्रोडक्ट बना आयरन सल्फाइड वो भी सॉलिड फॉर्म में बना। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रीड किया ना, कि अगर आप कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो तो इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड वो हमेशा सेम होने चाहिए। और वो प्रोसेस को सेम करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करना था। तो आपने क्या करना है, कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे। उसको करेक्ट मैनर में ऐसे लिखोगे कि प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब
आप उसको ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखोगे कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट होना चाहिए, एरो होना चाहिए और यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। बाद में हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन हमने लिख ली है वो सच में अनबैलेंस है कि बैलेंस है। चेक करो, कैसे चेक करोगे, देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, 2 आइटम्स हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट वाली साइड भी 2 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे कितने आइटम्स है, सिर्फ यहाँ पे 1 ही आइटम ऑक्सीजन का है, तो टोटल आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन तो सेम नहीं है ना। और अगर आपने ये चेक कर लिया कि अभी ये बैलेंस इक्वेशन, अभी जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको क्या बैलेंस करना स्टार्ट करो। तो बैलेंस कैसे स्टार्ट करोगे, आप बिल्कुल पहले स्टार्ट कर दो रिएक्टेंट वाली साइड से। हमने देखा कि रिएक्टेंट वाली साइड में हाइड्रोजन 2 है, इधर देखा कि हाइड्रोजन 2 है, ये तो ठीक है हमारे पास। जो हमारे पास चीज़ ठीक नहीं है उसको ठीक करने की ज़रूरत है हमें। तो देखो ऑक्सीजन कितनी है 2, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो 1 का आप 2 कैसे बनाओगे, देखो कभी भी आप यहाँ पे लिखोगे 2 बना, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसके पैर में लिखोगे या बिल्कुल इसके आगे लिखोगे, आप लिखोगे पूरे इस एटम, इस पूरे मॉलिक्यूल के बिल्कुल आगे यहाँ पे 2 लिखोगे। तो यहाँ पे 2 लिखने से क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए पर क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए ना, H के पैर में 2 और इसके आगे भी 2, 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया। वैसे तो हाइड्रोजन कितने, रिएक्टेंट वाली साइड 2 ही है, सेम करने पड़ेंगे ना, इसमें प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन 4 हो गए, रिएक्टेंट वाली साइड हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसके आगे मैं अगर 2 लिख दूँ तो 2 2 ज़र 4, इसके भी 2 2 ज़र 4 बन गया, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो ये मेरे पास आ गई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस आप कैसे करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, बॉक्स मेथड यूज़ कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू बॉक्स मेथड क्या होता है, आप क्या करो, पहले सिंबल्स लिखो, क्या कुछ आपके पास सिंबल गिवन है, एलिमेंट आपके पास क्या गिवन है, तो पहले आप एलिमेंट्स लिख लो। एलिमेंट कौन कौन से आपके पास, आयरन है एक, तो Fe है, एक हमारे पास H है और एक हमारे पास O है, ठीक है। इधर आप लिखोगे रिएक्टेंट साइड, कि रिएक्टेंट साइड कितने एलिमेंट, कितने आइटम्स है और प्रोडक्ट साइड कितने आइटम्स है, ठीक है। तो देखो आयरन के रिएक्टेंट साइड कितने आइटम्स है, आयरन के 1 ही आइटम है और प्रोडक्ट साइड F3 यहाँ पे 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड 2 है, इधर हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड कितने हैं 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। देखो ध्यान से, कभी भी केमिकल इक्वेशन आपको आ जाए ना, ऑक्सीजन आप लास्ट पे बैलेंस किया करो। सबसे पहले आप जो भी मेटल्स वगैरह गिवन होते हैं ना, जो हाइड्रोजन है या आयरन है, इसको बैलेंस कर लिया करो, ईजिली बैलेंस हो जाते हैं। सबसे पहले तो मेटल्स को बैलेंस किया करो, जैसे आयरन है, सोडियम है, लिथियम है, इनको बैलेंस कर लिया करो। यहाँ पे आयरन कितना है 1, प्रोडक्ट वाली साइड कितना है 3, अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 3 बन जाएगा ना, मतलब मैंने क्या किया, रिएक्टेंट वाली साइड 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आयरन के आगे 3 रख दिया। तो अभी यहाँ पे भी 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गया आयरन, ये तो ठीक हो गया। अभी हाइड्रोजन के पास चलती है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आ गए ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4। अभी 1 का 4 कैसे बनेगा, 1 का 4 कैसे बनाऊँ, मैं 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 1 के आगे अगर मैं 4 डाल दूँ तो ये 4 4 सेम हो जाएंगे ना। पर यहाँ पे 4 डालने से मेरे पास क्या आया कि मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को भी चेंज कर दिया। हाइड्रोजन कितने हो गए, अभी हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, कितने हो गए 8 हो गए ना, बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 ही है। इसको हाइड्रोजन को 8 कैसे बनाऊँ, अगर मैं इसके आगे भी 4 डाल दूँ, इसको मल्टीप्लाई 4 कर दूँ, अभी बैलेंस हो गए ना सभी, 3 आयरन 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। नेक्स्ट बैलेंसिंग वी आर हैविंग दिस इक्वेशन, कॉपर नाइट्रेट गिव राइज कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। देखो जो कॉपर है रिएक्टेंट वाली साइड वो कितना है 1, इधर कॉपर कितना है 1, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन देखो, ये नाइट्रोजन कितना, देखो ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे 2 है ना, मतलब ये नाइट्रोजन के पास 2 भी है और ऑक्सीजन के पास भी 2 भी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना यहाँ पे 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना सिर्फ 1 ही है, तो 1 का आप 2 कैसे बनाओगे, 1 का आप 2 आगे 2 लिख दो, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, कॉपर बैलेंस कर दिया, नाइट्रोजन बैलेंस कर दिया। प्रॉब्लम है ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 3 2 ज़र 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2, ये देखो 2 2 ज़र 4, पहले ये वाली ऑक्सीजन 2 है और 2 2 ज़र 4, 4 + 2 6 और यहाँ पे 7 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो कैसे बैलेंस करें इसको, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, कुछ आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना ही होगा, ऐसे कुछ एग्जैक्ट नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करोगे, हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ेगा आपको। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, देखो 2 2 ज़र 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, यहाँ पे 8 होगी और यहाँ पे कितनी है 6 है, तो अभी और कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो 6 का आप 8 नहीं कर सकते, 6 को कैसे मल्टीप्लाई करो कि 8 आ जाए, ऐसे भी नहीं आ सकता। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 4 डाल दूँ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाइट्रोजन के आगे मैंने 4 डाल दिया, ये वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड के आगे। तो अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूँ तो 4 डालने पे क्या होगा, 4 2 ज़र 8,
8 + 2 10, 10 + 2 12। तो ये कितनी है 3 × 2 6 और 6 के आगे 2 डाल दो कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 × 2 = 4, यहाँ पे 4 × 2 = 8, 8 + 2 10, 10 and 2 12, ठीक है। यहाँ पे 12 होगी। कॉपर कितनी है 2, यहाँ पे कॉपर कितनी है 2। नाइट्रोजन कितने आगे, नाइट्रोजन है 2, 2 × 2 4, नाइट्रोजन कितने 4। ये मैंने कर दी बैलेंस इक्वेशन। हैविंग केमिकल रिएक्शन, देखो तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में क्या होगा कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा, या एक हो सकता है या इससे ज़्यादा कोई अगर आप सब्सटेंस लोगे, उनको मिक्स करवाओगे, मिक्स करवाने पे अगर कोई न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और थी, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और थी, अगर आप इसको मिक्स करवा रहे हो, ऐड करवा रहे हो, तो उससे वो न्यू सब्सटेंसेस बना रहे हैं और न्यू सब्सटेंसेस के जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। इनमें जो भी रिएक्शन में जो ये सब्सटेंसेस टेक पार्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंसेस यहाँ पे टेक पार्ट करते हैं एक न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस रिएक्शन में A और B रिएक्टेंट्स हैं एंड C and D प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन की। अगर मैं यहाँ पे जिंक ले लूँ और सल्फ्यूरिक एसिड ले लूँ, जिंक का एलिमेंट नेम है Zn, ठीक है, इसका सिंबल Zn है, और सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, ठीक है। अगर मैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दूँ, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मैं जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड कर दूँ, तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस उसमें से बाहर इवॉल्व होगी। जो जिंक की प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हुए हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोल देंगे कि एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगी, ठीक है। इनमें जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है ये रिएक्टेंट्स हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स हो गए और ये प्रोडक्ट हो गए। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस करती है ना, जो एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड के, वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। अपने आप को रीअरेंज कैसे करेंगे कि क्या किया, Zn ने H2 की जगह ले ली और Zn H2 की जगह पे आके क्या बना लिया उसने, जिंक सल्फेट बना लिया, और H2 अकेला रह गया तो H2 अकेला बाहर निकल गया, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं रिएक्टेंट के, वो अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। रीअरेंज करके वो न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसी फंडामेंटल प्रोसेस में क्या होगा कि जो कोई भी केमिकल चेंजेस जो हमें आसपास दिख रही हैं, वो सभी केमिकल चेंजेस कैसी होती हैं, ऐसी इसी मेथड से होते हैं कि वो अपने एटम्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अपनी पोजीशन को रीअरेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अभी तक हमने यहाँ पे सारे मतलब रिएक्शंस को रीड कर लिया कि रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अभी हमें रीड करना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी है। तो हमारे पास यहाँ पे मेनली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट वी आर हैविंग कम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वन बाय वन हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे विद एग्जाम्पल्स कि सभी टाइप्स कैसी होती है, ठीक है। सो हियर वी आर हैविंग फर्स्ट टाइप कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन जैसे नेम से क्लियर है, कंबाइन करना। अगर कोई भी दो एलिमेंट्स लो, वो आपस में कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर दे, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कॉम्बिनेशन, वो कंबाइन करके एक न्यू रिएक्शन बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा आप सब्सटेंसेस ले सकते हो। उसको आपको फेवरेबल कंडीशन देनी होती है, कोई ना कोई टेम्परेचर देना होता है, कोई ना कोई प्रेशर देना होता है, ठीक है। एक फेवरेबल कंडीशन दे के उसको आप क्या करते हो, एक न्यू प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए अगर तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, कंपाउंड्स भी यूज़ कर सकते हो, या कि एलिमेंट और कंपाउंड, मतलब कोई भी यहाँ पे आप एलिमेंट प्लस एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हो, कंपाउंड प्लस कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हो, एलिमेंट प्लस कंपाउंड यूज़ करके कोई ना कोई प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। So here we are having some examples related to combination reaction. First example we are having between the two elements. मैंने आपको बताया कि आप कोई भी दो एलिमेंट्स को कंबाइन करवाओगे तभी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगी। अगर आप दो कंपाउंड्स को मिक्स करवाओगे, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तभी वो केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। मैंने अब एग्जांपल लेनी है कि कोई कैसे दो एलिमेंट्स आप लोगे कि वो न्यू प्रोडक्ट बना दे, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट्स ले लिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। एक नाइट्रोजन गैस ले ली, एक हाइड्रोजन गैस ले ली, दोनों को कंबाइन करवाया, कंबाइन करवाने पर एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दैट इज़ अमोनिया गैस। ये अमोनिया फॉर्म हुआ, ठीक है। प्लस इसमें बहुत सारी हीट एनर्जी बाहर इवॉल्व आउट भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दो एलिमेंट्स लेने पे मैंने एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। तो अगर टू और मोर सब्सटेंसेस और टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, अगर आप क्या करोगे, हाइड्रोजन गैस लोगे और क्लोरीन गैस लोगे, मतलब मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, दो एलिमेंट्स मैंने कंबाइन करवाने पे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस इसके साथ बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बाहर इवॉल्व आउट होती है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर हैविंग मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अगर आप क्या करो, मैग्नीशियम रिबन लो, ऐसे ना मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन को आप कैंडल की फ्लेम में ऐसे बर्न करना स्टार्ट कर दो, मैग्नीशियम रिबन को कैंडल की फ्लेम में बर्न करना स्टार्ट करो। बर्न करते जाओगे ना, तो आप देखोगे कि इसकी वाइट एशेज फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएगी, वाइट पाउडरी सब्सटेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आप ऐड करवाओगे तो जो वाइट पाउडर फॉर्म बन रहा है ना, वाइट पाउडर का नेम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, प्लस इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व आउट होगी, तो इसमें क्या होगा, टू एलिमेंट्स कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट में फॉर्म हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ वी आर हैविंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर टू कंपाउंड्स। अगर मैंने दो कंपाउंड्स ले लिए, कंपाउंड्स मतलब क्या होता है कि ऐसे मिक्सचर जो होते हैं, तो अगर मैंने क्या किया, एक अमोनिया कंपाउंड ले लिया और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, जैसे मैंने पिछली रिएक्शंस में क्या किया था, दो एलिमेंट्स को कंबाइन किया, दो एलिमेंट्स कंबाइन करके मैंने एक कंपाउंड बना दिया था, ठीक है। अभी मैं दो कंपाउंड्स ही ले रही हूँ, दो कंपाउंड लूँगी, दो कंपाउंड को अगर आप मिक्स करवाओगे तो मिक्स करवाने पर एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। NH4Cl आप लर्न रखोगे सभी फार्मूलाज। तो इसमें क्या होगा कि दो कंपाउंड्स फॉर्म कंबाइन करके क्या बना लिया, एक न्यू प्रोडक्ट बना लिया, तो उसको हम बोलेंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बिटवीन द टू कंपाउंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल वी आर हैविंग, अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करवाओगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर में ऐड करवाने पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, दो कंपाउंड्स लिए, उनको ऐड करवाया, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर हैविंग कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर, लिक्विड वाटर में ऐड करवाऊँ, तो वो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये आप लर्न रख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3। दो कंपाउंड्स को ऐड करवा के एक न्यू चीज़ फॉर्म, एक न्यू मतलब प्रोडक्ट बना, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन अ कंपाउंड एंड एलिमेंट। कई बार हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, उनको कंबाइन करवा के न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड क्या एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन क्या एक एलिमेंट है, कंपाउंड और एलिमेंट को अगर आप कंबाइन करवाओगे तो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, दैट इज सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर मतलब S, 3 मतलब ट्राई, O मतलब ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड बना लिया, मतलब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट ने कंबाइन करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बना लिया, दैट इज न्यू प्रोडक्ट बना लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल वी आर हैविंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने एक कंपाउंड लिया, उसको मैंने ऑक्सीजन एलिमेंट में कंबाइन कर दिया, तो वो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये मैंने एक कंपाउंड लिया, O2 मैंने एलिमेंट लिया, इसको कंबाइन करवा के न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So next topic we are having decomposition reaction. So what do you mean by decomposition? Decomposition means to break down. इसमें क्या होगा कि decomposition reaction में एक single substance होगा, वो single substances क्या करेंगे, वो two or more elements में या two or more simpler substances में break down हो जाएंगे under the suitable condition, ठीक है। इसी reaction को हम बोलते हैं decomposition reaction, जिसमें एक कोई भी compound हम लेंगे, वो compound को कोई suitable condition देंगे, वो compound क्या करेगा, break down कर जाएगा, और इस reaction को हम बोलेंगे decomposition reaction। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कोई भी अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस करवानी है तो उसमें आपको हीट देनी पड़ती है, वो पूरे कंपाउंड को हीट लेनी पड़ती है सराउंडिंग से। लेने के बाद वो क्या करता है, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये जो हीट है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये आइदर हीट की फॉर्म में भी ले सकता है अपने आप को ब्रेक डाउन कराने के लिए, या वो लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में अगर आप उसको दोगे तो वो एनर्जी देने के बाद वो क्या होगा कि जो सिंगल कंपाउंड है या सिंगल एक सब्सटेंस है वो टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो तो इसमें क्या होगा कि टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सब्सटेंस बना लेंगे, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिवर्स है, मतलब एक जो सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन करके टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट टू ईच अदर।
Next, we are having examples related to decomposition reaction. So first example we are having decomposition of potassium chlorate. आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना होगा पोटेशियम क्लोरेट का, दैट इज KClO3. ठीक है, KClO3. तो इसमें क्या होगा, हमें पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का हमें क्या करना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखानी है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे कैसी होती है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे. ब्रेक डाउन कैसे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. ठीक है, तो इसको हीट करोगे तो हीट स्ट्रांगली करने पे क्या होगा, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा. KCl अलग आ जाएगा बाहर, ऑक्सीजन गैस और हीट क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी. ठीक है, एक पूरा जो कंपाउंड है हीट करने पे सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड होगा, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन गैस एंड हीट. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वी आर हैविंग ऑफ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन का फॉर्मूला लर्न रख लो, CaCO3. जब आप CaCO3 को आप हीट करोगे, स्ट्रांगली हीट करोगे, तो वो डिवाइड हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट इसमें बाहर इवॉल्व आउट हो जाएगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वी आर हैविंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो ना, तो पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे जो पानी है, जो वाटर है, H2O है, वो टू सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हम क्या करते हैं, एक वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो H2 और O2 में मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड दिस full process is known as electrolysis of water. Next we are having decomposition reaction can be further classified into three types. Decomposition reaction के भी आगे three types होते हैं, thermal decomposition, electrolytic decomposition and photo decomposition reaction. देखो thermal का मतलब होता है heat, थर्मल मतलब हीट. अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जिसमें हमें हीट देनी पड़े, हीट देने के बाद वो एक सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या करेगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड होगा, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट. अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रही है, तो वो क्या, कौन सी होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जो हमने अभी रीड की वाटर वाली, कि अगर आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो इस पूरे हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अनदर एग्जांपल क्या है, कि अगर आप NaCl, सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सोडियम और क्लोरीन क्या अलग अलग हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइए तो इलेक्ट्रिसिटी वाली कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटो मतलब लाइट. अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट हमें देनी पड़ रही है डिकम्पोजिशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, सो ये एग्जांपल देखो, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का होता है, इसको अगर हम सनलाइट में रख दें, तो सनलाइट में रखने के बाद क्या होगा, जो सिल्वर क्लोराइड का कलर है ना, वो ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये AgCl क्या होगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर जो है वो ग्रे कलर में आ जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर इवॉल्व आउट हो जाएगी. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि अगर जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर आप हीट करते हो ना, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑरेंज रेड कलर का होता है. अगर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करोगे तो हीट करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे सिल्वर मिरर मरकरी में. ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जब आप हीट करोगे तो मरकरी फॉर्म होगा, ये जो O2 है, ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगी, और जो मरकरी है वो सिल्वर मिरर कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर आप कॉपर कार्बोनेट, जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, कॉपर कार्बोनेट को अगर आप हीट करना स्टार्ट करते हो, तो हीट करने पे जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, एक तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का फॉर्म होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गैस जो है रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में. आपको एक्चुअली ये कलर चेंजेस लर्न रखने होंगे, क्योंकि कलर चेंजेस ना एग्जाम में काफ़ी आ जाते हैं, कि अगर ब्लूइश ग्रीन कॉपर कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो कौन सा कलर बनेगा, कॉपर ऑक्साइड का कौन सा कलर बनेगा. ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको विद डायग्राम्स बताया कि आपको लर्न हो जाए कि ऐसे कलर होते हैं इनके. नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर आप रेड लेड लो, रेड लेड जो एक्चुअली वो रेड कलर का होता है, ठीक है, मतलब जो लेड ऑक्साइड होता है, तो अगर आप रेड लेड लोगे, उसको आप हीट करोगे, हीट करने पे क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनता है. लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है, और उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज आउट हो जाएगी. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन वी आर हैविंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं. इसमें एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा कि एक आप एलिमेंट लो A और एक कंपाउंड ले लो BC. ठीक है, कोई मैंने कंपाउंड ले लिया. इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में A क्या करेगा, B को डिस्प्लेस करके, B को साइड करके A की जगह साथ ले लेगा. कितना आ जाएगा, B को साइड कर दिया मतलब A और C कंबाइन कर जाएंगे, AC प्लस B.
डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेस करना, उसको साइड करना। एक एलिमेंट ने दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को साइड किया और उसकी जगह खुद आके बैठ गया, और जो हमारे पास ये बी था, ये बी मैंने साइड कर दिया था ना, तो साइड वाला साइड पे रह गया, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन क्या है, व्हेन वन एलिमेंट इन अ रिएक्टेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन अनदर रिएक्टेंट। मतलब एक ही हमारे पास ये रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ने दूसरे रिएक्टेंट को जब डिस्प्लेस करके साइड करके उसकी जगह खुद बैठ गया, और जिसको साइड किया वो बाहर आ जाएगा, ये पूरी चीज क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, next we are having some examples related to displacement reaction. First example we are having of copper and silver nitrate. अगर आप कॉपर में सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लर्न रख लो, AgNO3। अगर आप कॉपर में सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करोगे ना, मतलब सिल्वर नाइट्रेट जो एक्वस लिक्विड की फॉर्म में होगा उसके अंदर कॉपर डाल दोगे ना, तो ये कॉपर क्या करेगा, कॉपर सिल्वर को साइड करेगा, खुद सिल्वर की जगह पे आके बैठ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली मतलब पता क्या होता है, इसमें जो मेटल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसको हम ऊपर रखते हैं, लेस रिएक्टिव को नीचे, उससे लेस रिएक्टिव नीचे। ठीक है, इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है अपनी जगह से और उसकी जगह पे आके बैठ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेन क्राइटेरिया क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट और हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड टेक्स प्लेस इट्स पोजीशन। ठीक है, तो उसकी पोजीशन लेके वो न्यू प्रोडक्ट बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर आप आयरन रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करोगे, एक्चुअली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू होता है, ये CuSO4 है कॉपर सल्फेट, और जो ये आयरन नेल होती है, आयरन की नेल रेड कलर की होती है। ठीक है, अगर आप कॉपर सल्फेट में आयरन की नेल को डिप कर दोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था ना, अभी ये कॉपर सल्फेट चेंज होकर आयरन सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, और आयरन सल्फेट कौन से कलर का होगा, ग्रीन सोल्यूशन होगा। ठीक है, और जो ये कॉपर होगा, जो ये कॉपर होता है, कॉपर कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में। नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर आप कोई भी जिंक की स्ट्रिप लो, जो हमारे पास ये ब्लेड होते हैं ना, ब्लेड जिंक के बने होते हैं, अगर आप जिंक को HCl, जो ये सोल्यूशन है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर आप जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे तो न्यू प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, जो जिंक क्लोराइड बनेगा, अगर आप जिंक क्लोराइड में बर्निंग कैंडल लेके जाओगे ना, तो बर्निंग कैंडल जो पॉपअप साउंड से मतलब क्या, बर्स्ट होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज आउट हो ना, उसमें हमेशा अगर आप बर्निंग कैंडल लेके जाओ तो बर्निंग कैंडल पॉपअप साउंड से मतलब बर्स्ट होती है। क्यों, क्योंकि वो शो करता है कि हमें जो भी रिएक्शन में गैस बाहर आई है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये तो टेस्ट हो गया हाइड्रोजन गैस का, कि अगर आप बर्निंग कैंडल लेके जाओ पॉपअप साउंड से बर्स्ट हो तो वो हाइड्रोजन गैस पक्का होगी। अगर कई बार ना होता है कि केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो ना, तो उस गैस को आप क्या करो, लाइम वाटर से पास कर दिया करो। लाइम वाटर थोड़ा सा वाटर होता है, मिल्की से मतलब वाटर होता है, वाटर की फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करोगे ना, तो अगर तो लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा, अगर तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो वो पक्का गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अगर लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट ना हुआ तो मतलब वो गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का, टेस्ट करने का क्या मेथड है। तो ये मेथड आपको लर्न करने होंगे कि बर्निंग कैंडल वाला हाइड्रोजन है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाला कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ध्यान से देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होगा कि जो एक कंपोनेंट होगा ना, वो दूसरे कंपोनेंट से जब रिएक्ट करेगा, देखो विद एग्जांपल बता रही हूँ आपको कि अगर मेरे पास ये कोई भी कंपाउंड है, ये हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा जो हमें कंपाउंड लेना होता है वो हमें आयनिक कंपाउंड लेना होता है। ये भी आयनिक होगा, ये भी आयनिक होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो उसके फर्स्ट वाले जो हमारे पास एलिमेंट है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव वाले के पास मतलब सेकंड वाले के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस कंपाउंड में भी क्या होगा, सी के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, डी के पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वाला नेगेटिव चार्ज कंबाइन कर लेंगे तो बन जाएगा AD, और इसका जो नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, ये कंबाइन करके CB बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आगे होता है, नेगेटिव पीछे होता है। इसमें क्या बनेगा, A पॉजिटिव, D नेगेटिव, C पॉजिटिव, B नेगेटिव।
तो इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, मतलब आयनिक कंपाउंड्स में हमें जो आयनिक एलिमेंट्स लिए हैं, जो आयनिक हमें एलिमेंट्स हमारे पास, उसने क्या करना है, एक पॉजिटिव ने दूसरे नेगेटिव के पास चला जाना है और दूसरे पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव के पास चले जाना है, ठीक है। तो एक न्यू मतलब कंपाउंड बना लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमेशा जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनती है ना, जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट में हमेशा प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। प्रेसिपिटेट्स क्या होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है, प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है कि कुछ ना मतलब वाइट कलर की ऐसी पीपीटी फॉर्म हो जाती है, उसको हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। मैं आपको डायग्राम भी आके दिखाऊंगी। हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि दो कंपाउंड्स जब ऐड होंगे, ऐड होने के बाद जो न्यू कंपाउंड बनेगा, वो न्यू कंपाउंड की पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशंस फॉर्म होंगे। सो नेक्स्ट हमने यही यहाँ पे पढ़ना है कि जो कॉमन आउटकम होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, वो हमेशा क्या होता है कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, उसके बाद जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट में एक चीज़ हमेशा सॉलिड प्रेसिपिटेट्स बनेंगी, ठीक है। जब कोई भी आयंस कम टू मतलब आपस में इकट्ठे होते हैं ना, इकट्ठे होने पर वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब बना देते हैं सोल्यूशन में, वो इनसॉल्युबल सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की। अगर मैं सिल्वर क्लोराइड में, ऐसे मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है, अगर मैंने सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड ऐसे ऐड कर दिया, सोडियम क्लोराइड ऐड करने में क्या होगा, देखो Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, NO3 के ऊपर नेगेटिव, Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, AgCl बना लेगा, और NaNO3, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पहले पॉजिटिव वाला रखोगे फिर नेगेटिव वाला रखोगे। तो इसमें क्या होगा कि जो AgCl सिल्वर क्लोराइड बनेगा ना, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म मतलब ये प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। तो प्रेसिपिटेट्स का मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, वैसे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें दिख रही है, बट इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जिसमें हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो एक सॉलिड फॉर्म में मिला है, जिसको हम प्रेसिपिटेट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट लो और सिल्वर नाइट्रेट को NaCl में ऐड कर दो, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। सिल्वर क्लोराइड कौन से, पीपीटी जो फॉर्म होंगे, ये क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा क्या बनते हैं, पीपीटी फॉर्म होते हैं। तो अगर आप सिल्वर नाइट्रेट में NaCl को ऐड कर रहे हो तो इसमें वाइट कलर के पीपीटी फॉर्म हो जाएंगे, जो सिल्वर क्लोराइड के होंगे, और साथ साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, जो एक्वस फॉर्म में होगा। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.